अस्सलामुअलैकुम। दुनिया डिजिटल के साथ मैं हूं अदील वड़ाए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी तो करा दी है, लेकिन इस वक्त भी क्यों लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल कशीदा है और गोलाबारी इस वक्त जारी है, फायरिंग हो रही है। तो ये क्या मामला है और ये जो जंग बंदी हुई है ये 12 मई तक ही क्यों है? क्या अगले 48 घंटे बाद फिर क्या होने जा रहा है? और क्या सिंतास मुआहिदा जो है भारत ने इसको एक तरफा तौर पे मुअत्तल कर दिया, तो ये सिंतास मुआहिदे के हवाले से मामलात टेबल पे आने लगे हैं। क्या भारत इस पे कोई अपना जो डिसीजन है उसको रिवर्स करेगा? ये इंतहाई अहम मामला जी, यानी जब तक ये सिंतास मुआहिदे के मामले पे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती तो फिर आखिर अमन कैसे कायम होगा? आखिर मामलात जो हैं ये टेंशन कैसे कम होगी? तो आगे क्या होने जा रहा है? दूसरी बात यह है कि जंग बंदी का जो मुआहिदा यानी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो अमेरिका ने सालसी करवाई है, इसमें असल में किसकी दरख्वास्त थी? कौन अमेरिका के पास गया? हकीकत में अमेरिका को जाके रिक्वेस्ट किसने और क्यों की, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसमें किस मुल्क ने क्या खोया, क्या पाया, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ दुनिया डिजिटल की टीम मौजूद है, ज़िशान यूसुफजई और मरियम लाही। ज़िशान, आपसे पहले ये पूछेंगे कि 12 मई तक ही क्यों, यानी सिर्फ 48 घंटों के लिए ये सीज़ फायर है? ये जंग बंदी जो है यानी 12 मई के बाद फिर क्या होगा? और ये दोनों मुल्क जो हैं ये कहाँ बैठने जा रहे हैं? क्योंकि जो मार्को रूबियो ने कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि पाक भारत की जो हुकूमतें हैं वो फौरी सीज़ फायर पर रजामंद होगी और इस बात पर भी कि न्यूट्रल साइट पर ब्रॉड सेट ऑफ इशूज़ पर बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये न्यूट्रल साइट से क्या मुराद है और वो कौन से ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज़ हैं जिन पे ये टेबल पे जो आने जा रहे हैं? और ये क्या 48 घंटों के लिए ही क्यों सीज़ फायर? देखिए अदील साहब, ये जो सीज़ फायर है ये जब हो गई और ख़बरें चली तो दफ्तर ख़ारजा के कुछ आला हुक्काम ने हमें कंफर्म किया है कि जो सीज़ फायर है वो 12 मई के दोपहर तक ही हुआ है। और अगर इसका मैं बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करता चलूँ, दोनों DGMOs के जब फ़ोन कॉल पे बात हुई तो सीज़ फायर इंटेक्ट हो गया। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सीज़ फायर जो है ये 2 दिनों के लिए है। और ये 2 दिनों के लिए क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ निगोशिएट करेगा। जिस तरह अमेरिका ने भी बताया है कि किसी न्यूट्रल साइट पे, किसी न्यूट्रल कंट्री में जो है ये बातचीत की जाएगी। और न्यूट्रल कंट्रीज होपफुली ये कोई गल्फी मुल्क होगा। लेकिन जब मुज़ाकरात होगी तो असल बात ऑन द टेबल क्या पाकिस्तान रखेगा। अगर हम इसकी रूट कॉज को देखें, पहलगाम वाक़या जब से हुआ है तो ये एस्केलेशन तब ही हुई कि भारत के जानिब से सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल किया गया। और सिंतास मुआहिदे के जो एक तरफा तौर पर उन्होंने मुअत्तल किया तो वो एक एक्ट ऑफ वार पाकिस्तान की जानिब से कंसिडर किया गया, लेकिन पहल फिर भी उनकी जानिब से की गई। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सिंतास मुआहिदा जो है उन्होंने जो इसकी मुअत्तली की है वो रिवर्स होगी? आज भी हिंदुस्तान की जानिब से खबरें आ रही है कि सिंतास मुआहिदे को जो है जो हमने मुअत्तल किया है उसको हम बैक नहीं करेंगे। वो उसका मीडिया ज़्यादा ये बात कर रहा है, ऑफिशियली तो ज़ाहिर है अभी उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ये मोदी सरकार जो है वो उसके लिए ज़ाहिर है अपने फ़ैसले पे, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिस तरह से उसने लोगों का की जेन साजी और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनकी जेन साजी कर रखी है, तो वो उसने उसको कहानी सुनानी है, उसने उसको बताना है कि वो अपने फ़ैसले से क्यों वो वापस आ रहा है। तो इसके लिए ज़ाहिर है एक पूरा माहौल बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और इस वक्त जो पाकिस्तान के आला हुक्काम है और जो सफारतकार है वो एक माहौल बना रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पर खबर देता चलूँ कि वो कह रहे हैं कि सिंतास मुआहिदा तो ऑन टेबल होगा ही, लेकिन साथ में ही हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हर 3-4 साल बाद भारत जो है वो उठ जाता है और कहते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर दहशतगर्दी करता है और वो पाकिस्तान पे कोई अटैक कर देता है या कोई इस तरह के इकदाम उठाता है। गो कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है वो उनकी तवक्कुआत से कई बढ़ के और कई ज़्यादा था। तो ये तो फ्यूचर ही डिसाइड करेगा कि अब वो इस तरह करेंगे या नहीं। लेकिन वो पाकिस्तान के जो हुक्काम है वो ऐसी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं कि इनके साथ बातचीत की जाए और इनको इस बात पे कायल किया जाए कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो फिर तो ये 2 न्यूक्लियर स्टेट। कितना ज़िशान इस बात का इम्कान है? ज़ाहिर है अगर ये 12 मई तक सीज़ फायर है और उस पर अभी चीज़ें बहुत सी सेटल होनी है, अगले 2 दिन में तो हो नहीं जाएंगी, लेकिन ये फिर आगे एक्सटेंड होता जाएगा सीज़ फायर? एग्जैक्टली 12 मई को जो आज भी जब ये सीज़ फायर हो रहा था तो DGMOs का रब्ता हुआ और 12 मई को दोबारा दोनों ममालिक के जो DGMOs हैं उनका हॉटलाइन पर रब्ता होगा। तो लग तो अभी यही रहा है जो मौजूदा सूरत हाल है कि मामलात अंडर कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पर यह बात बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मोदी सरकार है और जो इंडिया है वो रिलायबल नहीं है, उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तनाजुर में मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत से लोग पूछ भी रहे हैं ये कैसा सीज़ फायर है,
कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस वक्त भी सूरत हाल कशीदा है, गोलाबारी हो रही है जो भारत की जानिब से पाकिस्तान में यानी आज़ाद कश्मीर की साइड पे सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। तो अभी तक जो इतलात आ रही हैं इस पे लोग फिर सवाल कर रहे हैं कैसी जंग बंदी है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो अमेरिका ने सालसी करवाई है, दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी करवाई है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर की हद तक है, यानी जो पाकिस्तान की हदूद है, इंटरनेशनल बॉर्डर है तस्लीम शुदा, उसकी हद तक है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है यानी इधर आज़ाद कश्मीर और उधर मकबूजा कश्मीर, और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनती है यानी ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ वो इस ज़ुमरे में नहीं आता। और वहाँ पर हमें जो ज़राए हैं मुतलका जो ज़िम्मेदार ज़राए हैं उनका यही कहना है कि इस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो इस तरह से छोटे असलहे से दोनों जानिब सूरत हाल इस तरह से चलती रहती है, लेकिन इसका कतन भी इम्पैक्ट नेगेटिव उस मुआहदे पे नहीं आएगा या उस अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आएगा। यही वजह है कि ये जो एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, जो अमेरिका ने बनाई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को जीत मिली है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्यों जीता है? क्योंकि वो भारत जो इससे पहले इस जानिब आ ही नहीं रहा था, जब वो इस जानिब आ ही नहीं रहा था कि बातचीत होनी चाहिए, टेबल पे बैठना चाहिए, अचानक चंद घंटों के अंदर वो भारत जो है दौड़ा अमेरिका के पास जाके उसने कहा कि खुदारा इस मामले में आके हमारी मदद करें, हमें मिल बैठ के इस मामले को हल करने के लिए हमें टेबल पे लेके आएँ और ये मामला जो है फौरी तौर पे जंग बंदी करवा के को बातचीत के टेबल पे आए। वो भारत जो गुज़िश्ता कई बरसों से बातचीत के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा था, वो भारत जो अपने घुमंड में था और अपनी गलत फहमियाँ जो उसने पाल रखी थी, यही वजह है कि वो कहता था कि पाकिस्तान के साथ बैठ के बात नहीं करनी। अब वो पाकिस्तान के साथ बैठ कर बात करने के लिए क्यों और कैसे तैयार हुआ? मरियम इलाही से बात करेंगे। मरियम, ये बताइए इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, असल बात क्या है, असल खबर क्या है कि जो भारत है आखिर उसने किस तरह से घुटने टेक दिए? उसका तो रवैया ही ऐसा नहीं था और वो क्यों दौड़ा अमेरिका के पास चला गया? क्या CNN और BBC रिपोर्ट कर रहे हैं? अदील साहब, ये बात तो जब भी इसके बारे में बात होनी शुरू होती है तब भी लोग ये कहते हैं ना कि हमें इंटरनेशनल मीडिया बताएगा या अनबायस्ड ओपिनियन चाहिए कि बात क्या हो रही है या अंदर कहानी क्या है। पाकिस्तान का मीडिया है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का नैरेटिव देगा। अब ये बात अभी से आना शुरू हो गई है इंटरनेशनल मीडिया पे। अभी आप देख रहे होंगे कि तमाम TV चैनल्स जो हैं वो CNN के जो कॉरस्पॉन्डेंट हैं निक रॉबर्टसन, जो इस्लामाबाद से कॉरस्पॉन्डेंट है, उनको उनका हवाला दे के बता रहे हैं। और उनको भी मैं सुन रही थी, उनके तो वर्ड्स खासे वही बात वो कर रहे थे जो पाकिस्तान बात करते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं की। उन्होंने कहा मैंने जब सोर्स से बात की, वो सोर्स से जो उस रूम में मौजूद था जहां पर नेगोशिएशंस की बात हो रही थी और जहां पर मार्को रूबियो जो है वो अपना इतना मैसिव किरदार अदा कर रहे थे इसके अंदर मीडिएशन कराने के लिए, उस सोर्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो 2-3 दिन से जब इसके ऊपर नेगोशिएशंस की बात हो रही थी और मीडिएशन की बात हो रही थी और एक ट्रूस की बात हो रही थी, तो पाकिस्तान ने तो मिलिट्री पॉज लगाया हुआ था। तो जब ये लास्ट चंद आवर्स हैं जो कि हमने सुबह कवर किए, उन्होंने कहा लास्ट चंद आवर्स के अंदर ये गेम सारी बदली जब इन्होंने 3 पाकिस्तान की मिलिट्री जो बेसेस हैं जो बेसेस हैं उनके ऊपर जब अटैक हुआ, उन्होंने कहा कि उसके बाद इट वाज ब्लोन आउट ऑफ द विंडो। उसके बाद जो है वो सीज फायर की बातें पाकिस्तान ने छोड़ दी और उसके बाद पाकिस्तान ने रिलेंटलेसली, उनके वर्ड्स आपको बता रही हूँ जो उनके सोर्स के वर्ड्स हैं, कि रिलेंटलेसली पाकिस्तान ने उसके बाद उनके ऊपर अटैक शुरू किए। उन्होंने बताया कि उसके अंदर मिसाइल्स, रॉकेट्स, उन्होंने उनकी जो वेपनरी स्टोरेज, ये वो बातें जो हम बता रहे हैं, यानी इनकी तस्दीक इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है कि उन्होंने जो है वो वेपनरी के जो आपके स्टोरेजेस हैं उनको पाकिस्तान ने अटैक किया। मरियम, आप ये कहना चाह रही हैं कि जिस तरह CNN भी रिपोर्ट कर रहा है और भारत ने जो भारत की फ़ज़ाइया से मुतल्लिक भी BBC ने दोनों मुल्कों के फ़ज़ाइया की ताकत का काबिल जायज़ा के हवाले से बात की है कि भारत को ये बात माननी चाहिए। BBC ये कह रहा है कि भारत को ये बात माननी चाहिए
कि उसकी फ़िज़ाई ताकत से ज़्यादा पाकिस्तान को बरतरी हासिल हो चुकी है फ़िज़ाई ताकत में। तो मरियम, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब इसने 3 बेसिस पे गुज़िश्ता शब अटैक किया और ये उसकी बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। उससे पहले आप ये देखें कि सूरत हाल बड़ी ही मुख्तलिफ थी। जिस तरह आप निक रॉबर्टसन की बात कर रही हैं, वो भी यही कहते सुनाई दे रहे हैं कि भारत उससे पहले टेबल पे आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान ने उनके 3 अटैक्स के जवाब में वो जो 5 से 6 घंटे दुर्गत बनाई ना जाके और उनकी एयर बेसेस को उड़ा दिया, उसके बाद उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया, उसके बाद वहाँ पे उनकी कई बेसेस जो हैं, वहाँ पे कई उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं, उनको निशाना बनाया। तो भारत ने ये कैलकुलेट शायद नहीं किया हुआ था, बल्कि यकीनन नहीं किया हुआ था। उसके ओसान ख़ता हो गए, उसे अंदाज़ा हो गया कि गेम अब हाथ से निकलने लगी है, तो वो दौड़ा दौड़ा चला गया अमेरिका के पास और अमेरिका ने फिर हॉटलाइन पे फिर राब्ते करवा के मामला जो है वो किसी हद तक डिफ्यूज़ करवाया। मेरी बात आपने तो अभी देख रहे होंगे ये जो इनकी जो इंडिया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही थी उनकी फोर्सेस की, जिसमें उनके जो कर्नल हैं, कर्नल उनका सोफिया कुरैशी, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें। जब उन्होंने आए और उन्होंने कितनी ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमें डी एस्केलेशन चाहिए, डी एस्केलेशन की तरफ हम मामला को लेकर जाना चाहते हैं। ये इंडिया बात कर रहा है, ये तो पाकिस्तान बात कर रहा था, गुज़िश्ता इतने दिनों से बात कर रहा था, आपको कहता कि हमारी रिस्ट्रेन को कमज़ोरी ना समझे, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने छेड़छाड़ की और उसके बाद जब पाकिस्तान ने कहा, जिस तरह से माइक ड्रॉप मोमेंट आया जिसके ऊपर DGISPR ने कहा कि नाउ वेट फॉर आवर रिस्पांस, और उसके चंद लम्हों बाद जो रिस्पांस आया वो फिर पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद इनकी बॉडी लैंग्वेज ये तो स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि अगर आपको नहीं भी किसी के बाहर से किसी की अनबायस्ड ओपिनियन चाहिए होगी तो आप उनकी आंखों में आंखें डाल के देखें, क्या वो कैमरे की तरफ देख रही थी जो ये बातें करी थी। उनकी फोर्सेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बज़ाहिर जो है वो कंपोज अपने आप को रखने की कोशिश करी थी, लेकिन नाकाम कोशिश, कैमरे तक को तो वो फेस नहीं कर पा रहे थे। दैट वाज क्लियर। वो वाकई उनकी वो बड़े बैकफुट पे नज़र आ रही थी और लोग हैरान हो रहे थे। और जब से वो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा था कि ये भारत बात कर रहा है कि हम डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी अगर ऐसा करे तो। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान तो पहले दिन से ही कह रहा था कि आएँ बैठ के बात करें, बैठते हैं, बात करते हैं, और आपको तहकीकात अगर आपने करवानी है उसमें हम आपको के साथ ताउन करते हैं। इवन जब कश्मीर का मसला होता है, इवन कोई और मसला होता है, उसमें भी हम जब भी बात करते हैं हम कहते हैं हम मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात। ये तो भारत है जो कहता है कि मैंने नहीं बैठना, तो आज उसने ये कहा कि मैंने बैठना है। लेकिन मरियम, हम कुछ शेयर करते हैं अपने नाजरीन से कि ये जो 18 रोज़ कशीदगी जारी रही, इस 18 रोज़ा कशीदगी में क्या चीज़ें सामने आई? आपने भी मुसलसल रिपोर्ट किया, ज़िशान ने भी मुसलसल रिपोर्ट किया। इन 18 दिनों में इसके नताइज क्या निकले कि पाकिस्तान आलमी डिप्लोमेसी में उसका अपर हैंड हो गया है। और जिस तरह से हम बात करते थे ख़िते में, यानी जिस तरह ये भारत चौधरी बनना चाहता था ना इलाके का, और जिस तरह से ये डिप्लोमेसी में भी अपना अपर हैंड रखना चाहता था, ताकत के तवाज़ुन में भी अपना अपर हैंड रखना चाहता था, आज वो अपर हैंड उसका ख़त्म हो गया। पाकिस्तान का डिप्लोमेसी में भी अपर हैंड है, पाकिस्तान का ताकत के हवाले से भी अब अपर हैंड आ गया, क्योंकि भारत मजबूर हो गया। फिर पाकिस्तान के जो फ़िज़ाई और ग्राउंड की जो फोर्सेस की ताकत है उसमें उसको रिवायती यानी बरतरी जो है वो हासिल हो गई। फिर मसला कश्मीर जो है इंटरनेशनलाइज हो गया। भारत ये कभी भी नहीं चाहता था, वो चाहता था कि इस मामले पे ज़्यादा बात ना हो, लेकिन अब ज़ाहिर है जब बैठना है, जिस तरह ज़िशान बता रहे हैं कि एक न्यूट्रल वेन्यू पे बैठना है, तो फिर ये बात भी होगी। फिर जो बीजेपी की एक ख्वाहिश रही है हमेशा इलाके में और दुनिया में, जी सुपर पावर हमने बनना है, यानी वो ये ख्वाहिश रखते थे, वो उनका ख्वाब जो है वो भी टूट गया है। वो भी अब उसको बहुत बड़ा धचका लग गया है। कि जो कंट्रीज उनको सुपर पावर बनाना चाहते थे उनका भी ख्वाब यहाँ पे टूट गया, उनका ख्वाब भी जो है वो टूट गया। दूसरा, फिर भारतीय मीडिया, आपने देखा मरियम कि भारतीय मीडिया और जो सहाफ़ी हैं वो किस तरह से एक्सपोज हुए। फिर आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने किस तरह से, और पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने, डिजिटल डोमेन में लोगों ने किस तरह इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी, बल्कि इन्होंने आउट परफॉर्म किया जब हम बात करते हैं नैरेटिव की, और इन्होंने जिस तरह से ज़बरदस्त इनका जो एक इम्पैक्ट था वो नज़र आया। और पाकिस्तान का के कुछ दोस्त मुल्क हैं चीन और तुर्की, वो इस सारे मामले में पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आए बहुत से मामलात में।
ये तमाम चीज़ें जो थी इन 18 दिनों में आपने साथ साथ रिपोर्ट की, आप इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, चीन का आपने हवाला दिया और तुर्की का हवाला दिया। नो डाउट पाकिस्तान के दोनों ब्रदरली स्टेट्स हो गए हैं, लेकिन चाइना के लिए तो आप एक समझें कि आप सोने का अंडा बन गए ना। चाइना ने जो चीज़ आपको दी, चाइना ने जितनी सपोर्ट आपको दी, उसको आपने उसकी तो आपने उसको मल्टीफोल्ड कर दिया। यानी चाइना का वो तैयारा जो बनाया इसलिए गया था कि उन कंट्रीज़ को बेचा जा सके, या उन जो है वो उसके जो कस्टमर्स हों वो लोग हों या वो कंट्रीज़ हों जो कि कम फंड्स के साथ कम पैसे अपनी एयर सुपीरियॉरिटी को इन्हांस करने के लिए लगाएं, और लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। दुनिया को उसको खुद बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान के पायलट ने जाकर दुनिया को बता दिया कि भाई ये तैयार है, लेकिन ये हमारी पेशा वराना महारत है, ये हमारा प्रोफेशनलिज्म है और ये डेडिकेशन और ये ट्रेनिंग है। जिसके बाद उनके जो है वो आपको मार्केट के शेयर्स की बात करें या आप उनकी वाह की बात करें, और ऐसी ऐसी कंट्रीज़ वेस्ट की। आपको तो ये बात पहले से पता है कि इंडिया जो है इससे पहले रशियन इक्विपमेंट के ऊपर बहुत रिलाया करता था, और अभी उनका जो डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है, वो डिफेंस सिस्टम की तबाही जो है उसने उनकी मार्केट भी ख़राब कर दी, रशियन मार्केट भी ख़राब कर दी। मतलब खुद तो डूबेंगे ही, लेकिन साथ जिसको लेके डूबेंगे उनकी भी मिट्टी पलीत करेंगे। और ये बात आप ये देखें कि ये वो कंट्रीज़ जिनकी इक्विपमेंट पूरी दुनिया वेस्ट का तो नैरेटिव बढ़ गया प्रॉपर वे में। आप ये समझें कि प्रोग्राम जैसे हम कहते हैं प्रोग्राम नहीं तो वो भारत का भी तो प्रोग्राम बढ़ गया ना। भारत का प्रोग्राम बढ़ गया, लेकिन जो वेस्ट के साथ आपने किया है और भारत के हाथों जो हो गया है वेस्ट के लिए, यानी वो इंडस्ट्रीज़ जिन्होंने पूरी दुनिया में नैरेटिव कायम किया कि हमसे इक्विपमेंट लिया जाए, फ्रांस से लिया जाए, इसराइल से लिया जाए, उन ड्रोन्स का, उन तैयारों का वो हशर इंडिया ने कर दिया कि इसके ऊपर तो मीम्स बड़ी बनी और बड़ी रील्स बनी है कि अगर इसके बाद पाकिस्तान जवाब ना देता और मजीद एक दफ़ा और इनकी बेइज्जती हो जाती तो शायद फ्रांस इनके ऊपर खुद अटैक कर देता। तो ये बहरहाल जी, इन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान की रिवायती जो ज़मीनी और फ़िज़ाई ताकत में जो बरतरी है उसको अब ख़ित्ते में मिली है, उसका अपर हैंड है। डिप्लोमेसी की बात करें, ताकत के तवाज़ुन में बात करें, उसका एक इम्पैक्ट दुनिया में जो गुज़िश्ता चंद घंटों में सामने आया है, ये बहुत ही हैरानकुन है और इसका दुनिया ने इसको तस्लीम किया है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।